हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म, जय महाकाल बेटा। हरे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, देखिए। राम राम बेटा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। जो एडवर्ब से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये उनको रिवाइज करने के लिए। मान लीजिए जो हमारा एडवर्ब चैप्टर है कि उस पर बेस्ड जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे समझ के करना है। ठीक है, ये सारा मतलब एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आ जाइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट इन फर्दर डिस्कशन, here are 5 questions on the screen. You have to read these questions very carefully and then answer. Under no circumstances we can help you in this immoral project, said the chairman. Somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before. She is very senior to me, so I cannot defy her orders. Who can believe that the mother was not hit hardly by the death of her only son? And hardly they like to hear my name after the dispute which occurred between us last year. ठीक है बेटा। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें और फिर इनके आंसर्स कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। टेंस के बाद में बेटा देखो, मूड तो छोटा सा टॉपिक है। टेंस के बाद में मूड आप पढ़ना है। ठीक है, टेंस के बाद में मूड और कंडीशनल्स दोनों पढ़ लो, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर एडवर्ब पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। चलो, 1 2 3 4 5 इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करो। और कोशिश करना ज्यादा टाइम नहीं खराब करो। ठीक है, जल्दी से पढ़ के थोड़ा सा तेज क्विक समझ के फिर उसका कमेंट किया करो। बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ के बताओ। अंडर एनी नहीं होगा, अंडर नो जो लिखा हुआ वो सही है। हाँ, क्या गलत है बेटा ये भी बताना है। बी पार्ट गलत है ये तो ठीक है, लेकिन क्या गलत है उसको कैसे सही कर सकते हैं ये भी बताना है।
देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है ना बेटा, इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। ये जो ओनली हमने लिखा नहीं, पहला अच्छा ये वाला है, पहला तो ये है अंडर नो सरकमस्टांसेस। अब देखो ये जो अंडर नो सरकमस्टांसेस है, इसमें अंडर प्रीपोजिशन है, नो सरकमस्टांसेस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एडवर्ब फ्रेज है, ये कंडीशन को रेफर कर रही है, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कि अगर हम कभी किसी एडवर्ब को, स्पेशली जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, अगर हम इनको स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस के शुरुआत में लिखें तो इनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिखा करो। इन्वर्टेड फॉर्म वो होती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, तो मेन सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से और समझो। जैसे मैंने लिखा वी शैल लाई अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब जैसे हमने लिखा कि वी शैल लाई, एक मिनट, वी शैल लाई अंडर नो सर्कमस्टांस, हमने कभी किसी भी मतलब सर्कमस्टांसेस में हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो, ठीक। अब ये जो अंडर नो सर्कमस्टांसेस है ना, ये उस कंडीशन को रेफर कर रहा है जिसमें झूठ बोलना है या नहीं बोलना है। नो लिख के हमने निगेट कर दिया कि चाहे कोई भी कंडीशन हो हम नहीं झूठ बोलते, ठीक है। तो ये बच्चे एडवर्ब फ्रेज है। अब अगर हम इस एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं स्ट्रेस करने के लिए, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो आपको ना ये इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल बी लाई। कोई भी मतलब सर्कमस्टांसेस हो, सिचुएशन जो चाहे हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये ध्यान देना है कि जब हम एडवर्ब फ्रेजेस को स्ट्रेस करने के पर्पज से स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो उनके साथ में हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया तुम्हारा कि कैन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और लिख दो, वी सब्जेक्ट से पहले कैन हेल्पिंग और लिख दो। नेक्स्ट में आ जाओ, somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before। अब देखो हमने एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ा कि जैसे ओनली है, जस्ट है, इवन है, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं सेंटेंस के किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को या किसी पर्टिकुलर फ्रेज को हाईलाइट करने के लिए जिसको हम फोकस करना चाहते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है। अब जैसे अगर हमने लिख दिया somebody informed the contractor that his brother had only died, तो only died का मतलब ये हो जाएगा कि हम ये कहना चाहते हैं कि उसका भाई केवल मर गया था, मतलब हम उससे कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उसने नहीं किया, जो कि इलॉजिकल मीनिंग हो जाएगा। तो ये जो ओनली है ना, या तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें तो सेंटेंस सही होगा, या इसको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहां पर ये लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर पाए। अब दो ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं, एक जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ब्रदर से पहले लिख दो, दैट इज ओनली ब्रदर हैड डाइड। ओनली ब्रदर का मतलब उसका जो एक ही भाई था वो। या फिर अगर वहां नहीं लिखना चाहते हो तो इसको 5 days से पहले लिख दो, मतलब ये जो डाइड है ना इसके बाद लिख दो, somebody informed the contractor that his brother had died only 5 days before। only 5 days before का मतलब just 5 days before, कि उससे ज्यादा नहीं, 5 ही दिन हुए थे उसको मरे हुए। तो ये जो ओनली है ना बेटा, इसकी पोजीशन गलत है, या तो आप इसको डाइड के बाद लिखो, ठीक है, तो ये 5 days को रेफर करेगा, या फिर उसको ब्रदर से पहले लिख दो। अच्छा, आप चाहे ब्रदर से पहले लिखो चाहे आप 5 days से पहले लिखो, वो दोनों करेक्शन आपको बी पार्ट में ही करने हैं, मतलब सी पार्ट में करने हैं, तो जैसे चाहे सही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हम लिखेगा शी इज वेरी सीनियर टू मी सो आई कैन नॉट डिफाई हर ऑर्डर्स। अब देखो हमने पढ़ा ये जो सीनियर होता है ना, ठीक है, सीनियर है, जूनियर है, एंटीरियर है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये लैटिन लैंग्वेज की कंपेरेटिव डिग्रीज हैं। इंग्लिश में ये ऐसी होती हैं, मतलब ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि एज, सो, टू, वेरी, एनफ का यूज हम करते हैं पॉजिटिव डिग्रीज के लिए, कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ नहीं करते। तो जो सीनियर है ना इसके साथ भी मत करो, ठीक है, इसके साथ में लिखना ही है तो मत लिख दो। वेरी का यूज किया करो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के साथ में, जब हमें किसी को डिस्क्राइब करना हो। लेकिन अगर हमें किसी को कंपेयर करना है, किसी का रिलेशन शो करना है, तो वहां पे वेरी का यूज ना करें, ठीक है। तो इसमें लिखे मच, शी इज मच सीनियर। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा हु कैन बिलीव, कौन बिलीव करेगा, मतलब ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। हु कैन बिलीव, कौन बिलीव करेगा दैट द मदर वाज नॉट हिट हार्डली बाय द डेथ ऑफ हर ओनली सन, कि जो मतलब वो मदर थी उसका एकमात्र बेटे के मौत से कि वो दुखी नहीं थी, मतलब हिट नहीं हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो पहली बात, अगर हमने नॉट और हार्डली लिख रखा है तो ऐसे मान लो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि हार्डली जो एडवर्ब होता है वो निगेशन का एडवर्ब होता है, तो नॉट जो है वो दोनों एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि दो निगेशन एक साथ आएंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है।
अगर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को यूज भी करेंगे, ठीक है, तो वर्ब से पहले लिखा जाएगा ना कि बाद में। देखो ये जो हमने हिट लिखा है ना, हिट, ये मेन वर्ब है, ये पैसिव वॉइस की वर्ब है, वाज नॉट हिट, ठीक है। तो ये जो वर्ब है, ठीक है, अगर हम इसके बाद में एडवर्ब लिखेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो जब मैंने हार्ड और हार्डली को आपको समझाया होगा लेक्चर में, क्लासरूम लेक्चर में, तो उसमें बताया होगा कि हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, उसको वर्ब के बाद लिखकर यूज करते हैं। हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, उसको पहले लिखकर यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो हार्डली यूज करना ही चाहें तो हमें हिट से पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हार्डली को हिट से पहले लिख भी देंगे तो फिर ये नॉट है, ये कैसे जस्टिफाई करोगे, डबल निगेशन एक साथ नहीं आ पाएगा। तो हार्डली कुल मिला के हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको हार्ड कर दो। अच्छा, हार्ड कर देने से क्या, ग्रामर भी सही हो गई और देखो मीनिंग भी सही हो गया। हु कैन बिलीव, कौन बिलीव कर सकता है दैट द मदर वॉज नॉट हिट हार्ड, कि वो जो उसकी माता थी, मतलब बच्चे की जो डेड हो गया था, ठीक है, उससे उसकी माता को कोई दुख नहीं हुआ, कोई भी बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे देखो, ये जो हमने लिखा था ना, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये एक फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो हार्डली है, ये एक वर्ड है जो एडवर्ब है, हार्डली एडवर्ब होता है ना। तो अगर हम एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी चाहिए। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, सेल्डम, एक मिनट, ये क्या लिख गया, सेल्डम, सेल्डम ही कम्स लेट, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, और हमें पता है सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि सेल्डम जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, हमने सब्जेक्ट से पहले लिख रखा है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। अब इसको सही करने का एक तरीका तो ये है कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको मेन वर्ब से पहले लिखो, इसको ऐसे लिखो, ही सेल्डम कम्स लेट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि सेल्डम जो है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आप शुरू में लिखा रहने दो अगर इसे स्ट्रेस करना चाहते हो, और इसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, सेल्डम डज ही कम लेट, ऐसे, ठीक है। तो या तो हम इसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखें या फिर इसको असर्टिव फॉर्म में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है तो वहां लिखो। वही कहानी इस हार्डली के साथ है, ये हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो या तो इसको मेन वर्ब से पहले लिखो, दे हार्डली लाइक, ठीक है, या फिर हार्डली अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो लिखा रहने दो, इसका इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, मतलब ऑप्शन आपके पास है, चाहे हार्डली को लाइक से पहले लिख के सही कर लो और चाहे इन्वर्टेड फॉर्म लिख के सही कर लो। इन्वर्टेड फॉर्म लिखोगे तो ध्यान रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू हेल्पिंग और यूज करनी पड़ेगी, हार्डली डू दे लाइक, ऐसे लिख दो, हार्डली डू दे लाइक। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6, 7, 8, 9, 10, आंसर द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में इनके आंसर्स बताओ। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है बेटा। By discussing only with the officer concerned, they found out the person behind the fraud. This house is very good and well decorated, but too much small to accommodate the full family. He does not know to make friends, so he is leading a lonely life. Every member of my neighbor's family is addicted to drinking, and so his wife is. The man felt too tired after the work was over that he could barely stand on his legs. अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवर्ब चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके रिवीजन हो जाएंगे क्विकली। बाकी अपना ध्यान भी रखना पेपर के टाइम इन सबका। 6, 7, 8, 9, 10,
Comment the answers, dear students. हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सारे बताओ, एक दो के नहीं बताने से काम चलेगा। इन सबके ही आंसर्स बताने हैं। बहुत अच्छे बेटा। तुम लोग थोड़ा सोचा भी करो। आंसर्स कमेंट करते हो ना, तो उससे पहले ना थोड़ा सा सोचा भी करो, दिमाग भी लगाया करो। करो बच्चों कमेंट में, 1 मिनट में आपके आंसर्स देखता हूँ। चलो अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये जो हमने लिखा ना, बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न, ये भी एडवर्ब फ्रेज है बेटा। तो इसके साथ भी इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी।
डिड दे फाइंड, इसको लिखो डिड दे फाइंड। हाँ, शैल आई आस्क वन डाउट। हाँ, एक डाउट है तो बेटा पूछ लेना, बाकी ना मैं चाहता हूँ आपके ना एक दिन डाउट की क्लास लगा दूंगा जिसमें तुम लोग अपने पर्टिकुलर डाउट्स जो हैं वो पूछ लेना, ठीक है? एक डाउट की क्लास ही रख दूंगा। बाकी अगर एक डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लेना। अब देखो, जैसे बाई डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न, ये जो है ना, ये ध्यान से देखो, ये पूरी फ्रेज जो है ना बेटा, ये हाउ का रिप्लाई है, ठीक है? तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। वैसे भी समझ लो बाई प्रिपरेशन है, डिस्कसिंग ओनली जो है वो इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रिपरेशनल फ्रेज है, ये एडवर्ब हो गई, ठीक है? तो ये एडवर्ब फ्रेज अगर हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं और स्ट्रेस करने के लिए, जैसे ये ओनली लिखा ना, तो ओनली का मतलब ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न एंड नॉट विद एनीबॉडी एल्स, केवल ऑफिसर कंसर्न से बातचीत करके ही उन्हें पता चल पाएगा और किसी तरीके से नहीं पता चल पाया। तो ये जो हमने ओनली लिखा है ना, ये नेगेटिव होता है। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ओनली इन दिल्ली दीज थिंग्स आर फाउंड, ठीक है? अब देखो, जैसे हमने ओनली इन दिल्ली लिखा, तो ओनली इन दिल्ली का मतलब क्या हो गया? एंड नॉट एनीबडी एनीवेयर एल्स, एंड नॉट एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं। तो जब हम ओनली लिख देते हैं ना, तो ओनली लिख देने का मतलब हम बाकी सारे ऑप्शंस को नेगेटिव हैं उन्हें रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम ओनली लिख देते हैं तो ओनली इन दिल्ली एडवर्ब फ्रेज, देखो इन दिल्ली तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गई, ओनली लिख देने से उसको स्ट्रेस कर दिया। अगर हम स्ट्रेस करने के लिए किसी भी एडवर्ब फ्रेज को स्टार्टिंग में लिखें तो वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड फॉर्म लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ओनली इन दिल्ली आर दीज थिंग्स फाउंड, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, जैसे हमने लिखा बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर, तो इसका तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, डिड दे फाइंड। तो जो ओनली लिखा है ना, इससे एक तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ओनली लिख देने से उसका मीनिंग नेगेटिव हो गया, तो उसको हमें इन्वर्टेड फॉर्म के साथ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में हमने लिखा दिस हाउस इज वेरी गुड एंड वेल डेकोरेटेड बट टू मच स्मॉल। अब देखो, एक मिनट बच्चा, हेलो, हाँ सर जी, आधे घंटे लगेगा, मैं क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे 8 बजे फ्री हो जाऊंगा। थोड़ा रुक जाओ ना, आज मैं 8:05 तक आ जाऊंगा मैं आपके पास। मॉर्निंग में तो मैं फ्री होता हूँ। हाँ, क्लिनिक पे रुक जाओ ना, मैं आके पकड़ा ही देता हूँ 8 बजे, अभी तो मैं क्लास में हूँ। हाँ, मैं तुरंत 8 बजे फ्री होता हूँ, तुरंत ही आ जाता हूँ बस। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब इसमें आते हैं, जैसे हमने लिखा वेल डेकोरेटेड बट टू मच स्मॉल। अब देखो, ये जो स्मॉल है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव है। अगर तुमने एडवर्ब की क्लास ध्यान से पढ़ी हो और तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा कि जो टू मच है, इसका यूज हमें करना है नाउन्स के साथ में, ठीक है? और मच टू का यूज करना है एडजेक्टिव के साथ में। इस पे बेस्ड अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो स्मॉल है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन होता तो हम टू मच लिख देते, सही हो जाता है। क्योंकि एडजेक्टिव है ना, तो इसको लिखो मच टू। दिस हाउस इज वेरी गुड एंड वेल डेकोरेटेड बट मच टू स्मॉल, लेकिन छोटा बहुत है, ठीक है? नेक्स्ट में आते हैं, ही डज नॉट नो टू मेक, ही डज नॉट नो हाउ टू मेक। देखो, नो वर्ब है, लर्न वर्ब है, टीच वर्ब है। अगर इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट कभी कोई एक्शन हो, जैसे टू मेक एक एक्शन है, तो उसके साथ हमेशा हाउ लिखा करो, क्योंकि नो वर्ब का ऑब्जेक्ट एक्शन का मैनर होता है। मतलब हम क्या जानते हैं, हम एक्शन को नहीं जान सकते क्योंकि उसकी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। हम हमेशा जानते हैं उसको करने का तरीके को, तो हाउ लिख दो। नेक्स्ट में आ जाते हैं, एवरी मेंबर ऑफ माई नेबर्स फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो हिज वाइफ इज। अब देखो, ये जो हमने लिखा है ना, एंड सो हिज वाइफ इज, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो ये एडिशन टू स्टेटमेंट है बच्चे। एडिशन टू स्टेटमेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के जो फंडामेंटल्स के वीडियोस हैं उनमें पढ़ाया गया होगा। क्या होता है देखो, मैं समझा देता हूँ एडिशन टू स्टेटमेंट। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे लाइक म्यूजिक, ठीक है? दूसरा मैंने लिखा, दे डोंट लाइक म्यूजिक।
डैश। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा कि दे लाइक म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक पसंद है, तो ये तो हो गया कि स्टेटमेंट। अब मान लो इसी स्टेटमेंट में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखूं कि मुझे भी पसंद है म्यूजिक, ठीक है, मतलब इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी नए सब्जेक्ट को लेकर दूं, तो मैं क्या करूंगा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो सो एडवर्ब का यूज करके उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म लिखूंगा, क्योंकि सो एडवर्ब स्टार्टिंग में लिखूंगा तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब टू हो गई, सो डू आई, तो हमने लिख दिया सो डू आई, दे लाइक म्यूजिक सो डू आई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये भी एक स्टेटमेंट है, दे डोंट लाइक म्यूजिक। अब मान लो हम इसमें भी एडिशन टू स्टेटमेंट लिखना चाहें, लेकिन ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें सो का यूज नहीं करना है, वो पॉजिटिव में करना है। नेगेटिव में हमें नीदर या नॉर में से किसी एक का यूज कर लेना है। मान लो हमने नीदर यूज कर दिया, नीदर डू आई। तो ये जो एडिशन टू स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर्स है ना, ये फंडामेंटल्स के वीडियोस में आपको बता पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कहा एवरी मेंबर ऑफ माय नेबर्स फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, कि मेरी मतलब पड़ोसी के घर में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ड्रिंकिंग करते हैं। एंड सो हिज वाइफ इज, तो ये एडिशन टू स्टेटमेंट है। अब एडिशन टू स्टेटमेंट में जो हमने सो लिखा ना, एडवर्ब है। अगर हम एडवर्ब को स्ट्रेस करने के लिए शुरुआत में लिख रहे हैं ना, तो आप इन्वर्टेड फॉर्म लिखो, ये जो इज है ना उसको हिज वाइफ के बजाय पहले लिखो, तो इसको लिखो सो इज हिज वाइफ, एवरी मेंबर ऑफ माय नेबर्स फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो इज हिज वाइफ, और उसकी वाइफ भी है, मतलब जब हर एक मेंबर ही है तो उसकी वाइफ भी है, इसका आंसर ही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा द मैन फेल्ट टू टायर्ड आफ्टर द वर्क वाज ओवर दैट ही कुड बेयरली स्टैंड। अब देखो, ये हमने कंजंक्शन में वैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कंजंक्शन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो टू होता है एडवर्ब, इसके साथ में हमें लिखना चाहिए इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है, और सो के साथ लिखनी चाहिए दैट क्लॉज, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, ठीक है। इसी को अगर हम चाहें तो सो के साथ में भी लिख सकते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय अ कार। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इस तरीके के मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो टू एडवर्ब जो होता है इसके साथ इन्फिनिटिव लिखा करो, सो एडवर्ब के साथ में दैट क्लॉज लिखा करो। अब यहाँ पे देखो, हमने टू लिखा और यहाँ पे दैट क्लॉज लिख दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम उसको इन्फिनिटिव बना नहीं सकते, क्योंकि उसके बीच में आ गया द मैन वॉज टू टायर्ड आफ्टर द वर्क वॉज ओवर टू, ठीक है, तो टू के साथ ही लिखे जाता है इन्फिनिटिव। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टू एडवर्ब है इसके बीच में ये पूरी फ्रेज आ गई एक दूसरी, तो हम उसको इन्फिनिटिव बना के अब लिख नहीं पाएंगे। तो उस दैट क्लॉज को सही मान लो और उसके हिसाब से यहाँ पे सो लिख दो। द मैन फेल्ट सो टायर्ड, उस आदमी ने इतना थका हुआ महसूस किया काम हो जाने के बाद में कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अब थोड़ा सा क्विक होके आंसर कर देना, जैसा कि अभी तुम लोग फोन पे मेरी आप बात सुनी गए होगे, ठीक है। एक डॉक्टर साहब है, नहीं तो मैं क्लिनिक बंद करके निकल जाएंगे, उनको मिल लेता हूँ जाके, जरूरी काम है थोड़ा सा। 11 12 13 14 15, यू हैव गॉट अ मिनट डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट है आप लोगों के पास में, एक मिनट में जो भी अपने आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस को लेकर कर दीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ इनके आंसर्स आपको। साक्षी वॉज exorbitantly, exorbitantly का मतलब काफी ज्यादा, in a huge amount, ठीक है, exorbitantly paid for how skillful she welcomed the visitors. She is almost quite competent for the post of marketing executive, so if given a chance she can show the result. The student requested the principal to be enough kind to grant him 7 days leave. He has been trying to persuade her for several months, but she has not still succeeded. The man would seldom, if never, miss any chance to blame his colleagues for his own faults. हरिओम।
चलो अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखना। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक मिनट, थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ठीक है। और हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स। अब देखो ये जो हाउ होता है ना, ये एडवर्ब होता है, इतना तो पता ही है। अब एडवर्ब का यूज हम एडजेक्टिव के साथ में भी कर सकते हैं, एडवर्ब के साथ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के साथ, यहाँ पर इसका यूज हमने किया एडवर्ब ब्यूटीफुली के साथ, ठीक है। अच्छा पता कैसे चला एडजेक्टिव के साथ लिखे हैं एडवर्ब के साथ लिखे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो। अब जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये हमने लिंकिंग वर्ब के लिए यूज किया, तो एडजेक्टिव यूज किया यहाँ पे ब्यूटीफुल। अच्छा यहाँ पे जो है सिंग्स वो एक्शन वर्ब है, तो उसके लिए हमें एडवर्ब ब्यूटीफुल यूज करना पड़ गया। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एडवर्ब लिखना है या एडजेक्टिव लिखना है, वो डिपेंड करता है कि हमें किसको डिस्क्राइब करना है, लिंकिंग वर्ब को या किसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो वेलकम है ना, ये एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके लिए स्किलफुल नहीं यूज करो आप, इसके लिए यूज करो स्किलफुली। ये आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर है कि आप स्किलफुल की जगह स्किलफुली का यूज करें, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में जो हमने लिखा ना, शी इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट। देखो ये जो क्वाइट एडवर्ब होता है ना, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अदर एडवर्ब्स, तो इसके साथ कोई भी दूसरा एडवर्ब मत यूज क्या करो, इसको ऐसे लिखो शी इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, ठीक है। ये आपको एडवर्ब के लेक्चर्स में भी पढ़ा रखा है कि जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री, या आप इसको कह सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो क्वाइट जो एडवर्ब होता है, चूंकि इसका मतलब कंप्लीटली होता है, सो नो अदर एडवर्ब कैन डिस्क्राइब इट, दूसरे एडवर्ब इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो क्वाइट के साथ में दूसरे एडवर्ब्स को यूज मत किया करो। तो जैसे हमने क्वाइट के साथ में ऑलमोस्ट लिख दिया, ठीक है, या परफेक्टली लिख दिया, या अब्सोल्युटली लिख दिया, ये कुछ भी लिख दिया, वो सब गलत हो जाना है। क्वाइट एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे एडवर्ब्स का यूज मत किया करो, ठीक है। 13th पे आते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी एनफ काइंड टू ग्रांट हिम 7 days लीव। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना, एनफ शुगर और एनफ स्वीट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो शुगर है और स्वीट है, ठीक है, इनमें से स्वीट जो है ये तो है एडजेक्टिव, शुगर जो है ये है नाउन, ठीक है। अब अगर हम नाउन के साथ में एनफ लिख रहे हैं तो ये डिटर्मिनर है, अगर हम एडजेक्टिव के साथ में लिख रहे हैं तो ये एडवर्ब है। और जब हम एनफ को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो हमें बाद में लिखना पड़ता है इसे, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा स्वीट एनफ। तो ये जो एनफ शुगर लिखा है ये सही है, लेकिन ये जो एनफ स्वीट लिखा ना ये गलत है, इसको लिखना पड़ेगा स्वीट एनफ। अब जब ये बात तुम्हें ध्यान रहे तो यहाँ पे आ जाओ। ये काइंड देखो एडजेक्टिव है, अगर हम इस काइंड एडजेक्टिव के साथ में एनफ को यूज कर रहे हैं ना तो ये एडवर्ब है। अच्छा एडवर्ब अगर एनफ होगा तो उन वर्ड्स के बाद लिखना है जिन्हें डिस्क्राइब करता है। ये सब क्यों ऐसा होता है, ये सब एडवर्ब के क्लासरूम लेक्चर्स में पढ़ा रखा है डिटेल में, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा 14th में आते हैं। ही हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड हर फॉर सेवरल मंथ्स बट ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड येट, लिख दो, बट ही हैज नॉट येट सक्सीडेड। देखो होता पता है क्या, स्टिल का यूज करो किया करो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, येट का यूज क्या करो परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे जो परफेक्ट टेंस लिखा है ना, हैज सक्सीडेड, तो इसी से जान लो कि यहाँ पे स्टिल नहीं आएगा, येट आएगा, ठीक है। येट का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, स्टिल का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, एक बात ये। बाकी इनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है वो एडवर्ब के क्लासरूम लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, बाकी फिर भी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ओरली यहाँ पर, कि स्टिल का यूज हम करते हैं ये बताने के लिए कि समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी हैपनिंग बट एक्चुअली इज, कि कोई ऐसे मतलब इवेंट जो नहीं है एक्सपेक्टेड की हो रहा होगा लेकिन हो रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड हो जाना लेकिन ना हो पाया, उसके लिए येट यूज करते हैं। नेक्स्ट में ये, द मैन वुड सेल्डम इफ नेवर मिस्ड एनी चांस टू ब्लेम हिज कलीग्स फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स। अब देखो हमने पढ़ा है कि सेल्डम और नेवर, और सेल्डम इफ एवर,
ये हमारी फ्रेजेस होती हैं। सेल्डम का मतलब रेयरली होता है ना, तो सेल्डम और नेवर का मतलब क्या है, रेयरली और नेवर, कि मतलब कोई काम अगर होता भी है तो रेयरली या फिर नहीं होता है, मतलब हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है रेयरली इफ एवर, कि मतलब अगर कोई काम कभी होता भी है तो रेयरली होता है, मतलब हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इसके थ्रू हम थोड़ा सा पॉजिटिव टोन अचीव करते हैं और इसके थ्रू नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, हमने लिखा था मैन वुड सेल्डम इफ नेवर, तो हमें ये पता है ये तो गलत है, सेल्डम इफ नेवर तो गलत है, या तो हम लिखें सेल्डम और नेवर या हम लिखें सेल्डम इफ एवर। ठीक है, इफ एवर लिखेंगे तो इसका मतलब हम पॉजिटिव साइड शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, इवेंट की। सेल्डम और नेवर लिखेंगे तो इसका मतलब हम नेगेटिव साइड शो करना चाह रहे हैं इवेंट की। अब सेंटेंस पढ़ते हैं पूरा, जिससे ये पता चले कि हम किस बात कर रहे हैं, नेगेटिव की या पॉजिटिव की। सेंटेंस में लिखा था मैन वुड सेल्डम इफ नेवर मिस्ड एनी चांस टू ब्लेम हिज कॉलीग्स। एनी देखो लिखा हुआ है, तो एनी अगर लिखा हो ना तो यहाँ पे मतलब हमें मीनिंग नेगेटिव मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव मीनिंग मेंटेन करना पड़ेगा तो सेल्डम और नेवर लिखो, सेल्डम इफ एवर का मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, एनी नेगेटिव में यूज होता है, इससे से आइडिया लग गया अपने आप। तो और लिख दो, द मैन वुड सेल्डम और नेवर मिस्ड एनी चांस, कि वो आदमी जो था वो कभी भी कोई मौका गंवाता नहीं था अपनी गलतियों के लिए अपने साथियों को ब्लेम करने का। ठीक है, कि अगर उसको कोई भी मौका मिलता है ना अपने कलीग्स को ब्लेम करने का तो उन्हीं को ब्लेम कर देता था। ठीक है, बाकी ये अपना सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, ध्यान रखना कि सेल्डम और नेवर नेगेटिव मीनिंग्स के लिए, सेल्डम इफ एवर पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। एनी लिखा था तो एनी से अपने आप ही पता चल गया कि यहाँ पे मीनिंग नेगेटिव होगा, तो हमने सेल्डम और नेवर लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। यू हैव गॉट अ मिनट, 1 मिनट है आप लोगों के पास में, फिर से 1 मिनट में आंसर करें इन क्वेश्चंस का, फिर मैं इनके आंसर्स बताता हूँ आपको। ठीक है, समझा देता हूँ। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। अब आ जाओ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, द कैप्टन हैज अश्योर्ड अस दैट ही विल बिहेव ऑन द फील्ड विद डिसेंसी इन द इवनिंग। अब देखो ऑन द फील्ड जो है ना, ये वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। विद डिसेंसी जो है हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इन द इवनिंग जो है ये व्हेन का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स, मैनर, प्लेस एंड टाइम। टाइम लास्ट में, उससे पहले प्लेस, फिर उससे पहले मैनर। तो हम देखें टाइम तो हमने लास्ट में लिख रखा है, लेकिन ये प्लेस और मैनर का सीक्वेंस गलत है। ये जो मैनर है ना विद डिसेंसी, ये पहले आना चाहिए, प्लेस बाद में आना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दो, द कैप्टन हैज assured us that he will behave with decency on the field in the evening। ठीक है, तो अगर हम कभी मल्टीपल एडवर्ब्स को एक साथ लिखें, मैनर प्लेस टाइम को, ठीक है, तो पहले लिखो मैनर, फिर लिखो प्लेस, फिर लिखो टाइम, ये ध्यान रखना है। तो वो जो विद डिसेंसी है ना, वो हाउ का रिप्लाई है, वो एडवर्ब मैनर है, उसको पहले लिखना था। ऑन द फील्ड वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब प्लेस, उसे उसके बाद लिखना था। इन द इवनिंग व्हेन का रिप्लाई है, एडवर्ब टाइम, उसको लास्ट में लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। The amount which the insurance company paid to the dependents of the deceased was fairly unjustified। अब देखो, जैसे हमने लिखा fairly honest, ठीक है, fairly honest और rather dishonest।
तो हमने पढ़ा कि फेयरली का यूज हम करते हैं उन क्वालिटीज के साथ में जो अप्रूविंग हो, जिन्हें लोग लाइक करते हैं, एग्रेबल हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसी क्वालिटी हो या कोई ऐसी डिग्री हो जिसको हम पसंद नहीं करते, जो डिसएग्रेबल है, तो उसका रादर यूज करते हैं। तो रादर के थ्रू हम डिसएग्रेबल क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। अब फेयरली के थ्रू जो एग्रेबल होती हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, अच्छी लगती हैं, उनको पसंद रेफर करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने अनजस्टिफाइड लिख दिया कि भाई जो अमाउंट मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज को दिया वो अनजस्टिफाइड था, मतलब वो सही नहीं था। तो इसका मतलब वी आर अप्रूविंग द अमाउंट विच वाज पेड, ठीक है। तो अगर हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो अगर डिसअप्रूव कर रहे हैं तो फेयरली गलत है, रादर लिखो। तो इसको लिखो रादर अनजस्टिफाइड, ठीक है। तो अगर हमें किसी सिचुएशन को या किसी डिग्री को या किसी एडजेक्टिव ऑर्डर को डिसअप्रूव करना है, उसको लेकर अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना है, तो फिर रादर यूज करिए। अप्रूवल एक्सप्रेस करना है तो फेयरली यूज कीजिए। फिर हमने लिखा ऑल दो मोहन ओनली अर्न्स 12,000 रुपीज पर मंथ, कि वो केवल 12,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर लेता है, ठीक है। अब देखो हमने ओनली को लिखा अर्न से पहले, तो इसका मतलब हम वर्ब को यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि केवल कमाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन ध्यान से देखो, ये स्ट्रेस होना चाहिए 12,000 रुपीज पे, कि कितना कमाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस करने वाली चीज है ना, वो वर्ब नहीं है, वो अमाउंट है जितना वो अर्न करता है। तो ओनली हमने गलत जगह लिखा है, इसको ऐसे लिखो। अच्छा, अंश वर्ब के बाद जब हम ओनली लिख देंगे ना, तो फिर ओनली डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इसका। ऑल्दो मोहन अर्न्स ओनली 12,000 रुपीज, तो ओनली का मतलब नॉट मच देन दैट, इससे मतलब नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाता है, इतना छोटा सा अमाउंट कमाता है पर मंथ, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ओनली की पोजीशन हमने सेंटेंस में गलत कर रखी थी, उसको सही कर लो। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में मैंने लिखा माई फादर हार्डली वॉचेज मूवीज ऑन टीवी, ठीक है। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज इन द सिनेमा। अब देखो हमने कहा कि मेरे पिताजी को मूवीज सिनेमा में देखना पसंद है, ठीक है, टीवी पे नहीं देखते। तो ये जो हमने लिखा ना हार्डली, ठीक है, ये एक्चुअल में डिग्री को नहीं, कि कितना टीवी पे देखते हैं कितना नहीं, उसको नहीं रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, कि वो जब भी मूवी देखते हैं सिनेमा में देखते हैं, ना कि टीवी पे। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी को रेफर करना हो ना, तो हार्डली गलत हो जाता है, इसकी जगह सेल्डम लिखा करो, ठीक है। हालांकि क्लासरूम लेक्चर में भी इस तरीके के इस डिफरेंस को काफी डिटेल में समझाया गया है, ठीक है, असाइनमेंट डिस्कशन में। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो समझना। सेल्डम जो होता है ना, और हार्डली होता है, ये दोनों ही एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब मतलब एडवर्ब होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अच्छा, हार्डली का सिनोनिम आप एक तरीके से बेयरली हो गया, ठीक है। और सेल्डम का सिनोनिम एक तरीके से, मतलब एक तरीके से क्या, रेयरली होता है, रेयरली हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इनके मीनिंग ध्यान देना है कि जो सेल्डम होता है, ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट ऑफन। और हार्डली जो होता है, ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, नॉट मच। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होने की वजह से हार्डली का यूज हम तब करते हैं जब हमें रिप्लाई करना हो हाउ मच को, हाउ मच। अच्छा, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने की वजह से सेल्डम का यूज हम करते हैं तब जब हमें रेफर करना हो हाउ ऑफन को, हाउ ऑफन, कब। तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान देनी है कि हाउ ऑफन के लिए जहां पे रिप्लाई लिखना है सेल्डम लिखिए या रेयरली लिखिए, हाउ मच का रिप्लाई जहां पे लिखना है वहां पर आप हार्डली लिखिए, बेयरली लिखिए। द सिनेमा इज करेक्ट बेटा, हाँ वो सही है, आर्टिकल में पढ़ा भी रखा है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने लिखा माई फादर सेल्डम वॉचेज मूवीज ऑन टीवी, तो इसका मतलब हो गया माई फादर ऑलमोस्ट नेवर वॉचेज मूवीज ऑन टीवी, कि वो टीवी पे मूवीज नहीं देखते, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मूवी देखते हैं लेकिन वो सिनेमा में देखते हैं। चलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाओ। देयर आर सम इंग्लिश वर्ड्स विच इवन फ्लुएंट स्पीकर्स फाइंड हार्ड टू प्रोनाउंस करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो टू प्रोनाउंस हमने लिखी है ना, भले ही यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म में है, लेकिन ये वर्ब है। अभी जो टू प्रोनाउंस है ना, ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है तो उसके बाद हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा हाउ का रिप्लाई, लेकिन ये करेक्ट एडजेक्टिव होता है, तो इसको लिखिए एडवर्ब करेक्टली, हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली। So there are some English words which even fluent speakers find hard to pronounce correctly, ठीक है। तो प्रोनाउंस जो है ना बच्चे, ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब लिखा करो, लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव लिखा करो। तो प्रोनाउंस कोई लिंकिंग वर्ब तो है नहीं जो हम इसके बाद एडजेक्टिव लिख पाएंगे, तो हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा, तो एडवर्ब होता है करेक्टली, ठीक है। एक मिनट फिर से मैं आप लोगों को देता हूँ, और ये 5 क्वेश्चन है, इनको भी 1 मिनट में आंसर करें। हाँ बेटा, सिनेमा सही है, आर्टिकल के लेक्चर्स में पढ़ा भी रखा है।
देखिए अजय, मैं समझा देता हूँ आपको इनके आंसर्स। एक्चुअली में मुझे आज जाना भी पड़ेगा, 8 बजे तक पहुंचना है वहाँ। देखो, इट इज नॉट गुड टू वॉक वेरी फास्टली स्पेशली व्हेन अदर पीपल अराउंड यू आर वॉकिंग स्लोली। मान लो आप कहीं पे वॉक करने पार्क में गए, बाकी लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, आप वहां पे तेज तेज टहल रहे हो, तो दूसरे आपसे डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे देखो, वॉकिंग जो है ये एक्शन वर्ब है, इसके बाद हमने एडवर्ब लिखा स्लोली, सही है। यहाँ भी वॉक एक्शन वर्ब है, तो इसके बाद भी हमने एडवर्ब लिख दिया फास्टली, ये भी सही है। लेकिन ध्यान नहीं देना कि फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, फास्टली कोई वर्ड होता नहीं है, तो फास्टली का यूज ना क्या करें, फास्ट यूज करें। फास्ट एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है, ध्यान रखें। स्लो एडजेक्टिव होता है, स्लोली उसकी एडवर्ब फॉर्म है, लेकिन फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। फिर हमने नेक्स्ट लिखा, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग अपीयर्ड कॉन्फिडेंटली व्हेन द रेजोल्यूशन वाज पास्ड। जब हमने कहा रेजोल्यूशन पास हो गया, तो वहां पे मेंबर्स जो थे मीटिंग में वो सब दिखाई पड़े कॉन्फिडेंटली। अब देखो, ये जो अपीयर होती है हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। अब चूंकि ये लिंकिंग वर्ब होती है, तो इसके बाद में हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब तो हो नहीं सकते। तो ये जो कॉन्फिडेंटली हमने एडवर्ब लिख रखा है, ये गलत है, इसकी जगह आप एडजेक्टिव लिखें, इसकी फॉर्म कॉन्फिडेंट। तो ये ध्यान रखें कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद में हमें एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव लिखना है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, उन्हें आप पढ़ें, समझें, रिवाइज करें, सब पढ़ा रखा है क्लासरूम लेक्चर्स में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। सम पीपल इन द रैली वर शाउटिंग लाउडली स्लोगन्स। अब देखो, एक बच्चे ने कहा अलाउड, अलाउड नहीं लिखना बेटा, लाउडली लिखा है, लाउडली लिखा रहने दो। अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल, कि दूसरे को सुनाई पड़ जाए, ठीक है। लाउडली का मतलब होता है हाई वॉल्यूम। स्लोगन्स जो लोग चिल्लाते हैं ना, नारे लगाते हैं, वो अलाउड नहीं होता, वो लाउडली होता है, ठीक है। चीख चीख के चिल्लाते हैं। यहाँ पे देखो एरर क्या है, वर शाउटिंग वर्ब हो गई, स्लोगन्स ऑब्जेक्ट हो गया, और ये लाउडली एडवर्ब हो गया। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में हमें एडवर्ब्स नहीं यूज करने चाहिए। तो ये जो हमने एडवर्ब लाउडली है ना, वो गलत जगह लिख दिया। देखो, ये शाउटिंग वर्ब है, स्लोगन्स उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखे जा सकते, ये तो गलत हो गया। अब देखो, ये जो लाउडली है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो हमें कायदे से वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए। क्योंकि वर्ब और अगर ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब लिखा ना, तो हम एडवर्ब को वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हम ले जा नहीं सकते, क्योंकि एडवर्ब है बी पार्ट में, ऑब्जेक्ट है सी पार्ट में, तो हम सी पार्ट में तो इसको ले जा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो जो एडवर्ब्स होते हैं, मैनर प्लेस टाइम वाले जो एडवर्ब्स होते हैं, वो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा करो, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब मत लिखा करो। अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लिख पाओगे, तो फिर पहले लिख दो, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच मत लिखो। तो ये लाउडली है ना, इसको शाउटिंग से पहले लिख दो बच्चे। नेक्स्ट देखो, दो द मैन हैड एनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। कि उस पैसे आदमी के पास इतना पैसा था कि वो चाहता है एक चैन की जिंदगी जी लेता। ही वुड लिव माइजरली इन अ स्मॉल कॉटेज। लेकिन फिर भी वो एक छोटे से मतलब झोपड़े वगैरह में कहीं पे रहता था, ठीक है, कंजूसी से। अभी देखो, माइजरली हमने यूज किया ना, लिव वर्ब के बाद यूज कर दिया। लिव एक्शन वर्ब है, इसके बाद हाउ का रिप्लाई चाहिए होगा, तो एडवर्ब आएगा। लेकिन माइजरली अगर तुम्हें ध्यान रहा हो, तो एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। कावर्डली एडजेक्टिव है, माइजरली एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये देखने में लगता है एडवर्ब, लेकिन होता नहीं है। देखो, माइजर नाउन है, और माइजरली इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। ये एडजेक्टिव में भी पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट है, और एडवर्ब्स में भी पढ़ाया गया कि काफी एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई लिखा होता है, लेकिन वो एडवर्ब होते नहीं है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। वो सारे आपको क्लासरूम लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं। तो हमें तो एडवर्ब चाहिए, तो ये एडजेक्टिव माइजरली तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दो, ठीक है। इसको लिख दो लाइक अ माइजर, या लिख दो इन अ माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर। तो जैसे वुमेनली है, मैनली है, फ्रेंडली है, कवर्डली है, ये ध्यान रखना, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ये एडवर्ब्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में लिखा था, कैप्टन हैड नॉट मोर ऑप्शंस सो ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट कमल विद द लास्ट ओवर, ठीक है। अब देखो, ये जो नॉट है ना, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसका यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले और मेन वर्ब के बाद, मतलब सॉरी, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो हमें नॉट को इससे पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना चाहिए था। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना चाहिए डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। ये पता है किस तरीके का है, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नॉट मनी, तो ये गलत हो गया। इसको सही करने का तरीका देखो क्या है। एक तरीका तो ये कि आप लिख दो आई डू नॉट हैव मनी, क्योंकि नॉट जो है ना, वो मेन वर्ब से पहले आएगा, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, तो आप उससे पहले लिखो, हेल्पिंग वर्ब टू यूज कर लो। या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप नॉट का यूज ही मत करो, आप उसकी जगह नो लिख दो, आई हैव नो मनी। अच्छा, मनी नाउन है, ये नो डिटर्मिनर होता है, वो मनी के साथ यूज हो जाएगा, तो या तो ऐसे लिखो आई हैव नो मनी,
ठीक है, या ऐसे लिखो आई डू नॉट हैव मनी। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना 25th, या तो हम लिखे थे कैप्टन डिड नॉट हैव मोर ऑप्शंस, कि कैप्टन के पास और ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, इसीलिए उसने क्या किया, कमल को ही लास्ट ओवर सौंप दिया। ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है क्या, कि आप नॉट मत लिखो, नो लिख दो। तो ये जो मोर ऑप्शंस नाउन फ्रेज है ना, नो इसका लिए डिटर्मिनर बन जाएगा, द कैप्टन हैड नो मोर ऑप्शंस। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख के सही कर लो, द कैप्टन हैड नो मोर ऑप्शंस, ये चाहो तो इसको ऐसे लिख के सही कर लो, डिड नॉट हैव, मतलब दैट इज अप टू यू। दोनों तरीके से सही किया जा सकता है, तो मैं दोनों ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए आज के इतने क्वेश्चन थे। तो अब एक काम करते हैं बच्चे, मैं निकलता हूँ, ठीक है, और तुम लोग जो हो क्या करते हैं, एक बच्चे का डाउट था, वो पूछ रहा था, एक ही डाउट है बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, मुझे जाने दो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट्स के रख दूंगा, सारे बच्चों को बता दे रहा हूँ आज ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वेंसडे को, वो डाउट क्लास होगी। तो आपको जो भी डाउट्स वगैरह अपने पूछने हैं, उस दिन पूछ लें। ठीक है, और उस दिन मैं केवल डाउट्स ही आपके डिस्कस करूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेटा आज मुझे थोड़ा निकलना है जल्दबाजी में, तो इसलिए आज तो मैं निकलता हूँ, और आपका डाउट जो भी है, एक है, दो है, तीन है, वो मैं अगली क्लास में आके उनको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।